नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड को 9 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसकी जांच जारी है। आयोग, एसआईटी, एनआईए सभी ने जांच की, लेकिन सच्चाई अब तक पर्दे के पीछे है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर विवाद के बाद राज्य सरकार ने 2 सदस्यीय नए आयोग को मंजूरी दी, लेकिन बीजेपी ने हाईकोर्ट में नए आयोग की वैधानिकता को ही चुनौती दे दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब नए आयोग की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं पूरे मामले में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत शुरू हो गई है। झीरम घाटी कांड पर सियासत तो शुरू से चल रही है, पर असल सवाल यह है कि झीरम घाटी के पीड़ितों को, मृतकों के परिजनों को और तमाम प्रदेश की जनता को आखिर इंसाफ कब मिलेगा और गुनहगारों, षड्यंत्रकर्ताओं, साजिशकर्ताओं के चेहरे से नकाब कब हटेगा। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि 2 सदस्यीय जांच आयोग भूपेश बघेल सरकार ने बनाया था, जिसे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने याचिका के तौर पर चुनौती दी और उनकी इस याचिका को लेकर के हाई कोर्ट ने फिलहाल इस नए आयोग के कामकाज पर रोक लगा दी है। 4 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। राज्य सरकार को एक नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया गया है, दूसरी एजेंसियों से भी जवाब मांगा गया है। क्या कहना है धर्मलाल कौशिक का, सुनिए। हमने कहा कि जब एक मामले में एक कमीशन जब बनाया गया और कमीशन जब जांच कर ले तो प्रतिवेदन वहां पर आना चाहिए, लेकिन आनन फानन जो सरकार अपने जवाबदारी से भाग रही है और आनन फानन में दूसरा कमीशन उन्होंने बना दिया और दूसरा कमीशन बना करके जांच उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आखिर मुझे ये बताइए कि उस कमीशन के कानूनी वैधता क्या रहेगी। जब कमीशन कोई बनाया जाता है, प्रतिवेदन आता है, तो उस पर पूरे सरकार को गंभीरता के साथ में परीक्षण करानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जांच से छत्तीसगढ़ की सरकार घबराई हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। क्या कहना है एक्स सीएम रमन सिंह और वर्तमान सीएम भूपेश बघेल का, ये भी सुनिए। क्या बात है जिसको छुपाना चाहते हैं? सवाल तो इस बात का है, झीरम में हमारे नेता शहीद हुए, नंद कुमार पटेल, महेंद्र शर्मा, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार, बहुत हमारे नेता शहीद हुए। हमारे अधिकारी कर्मचारी जो सुरक्षा में थे उनकी शहादत हुई है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी एनआईए वापस नहीं करती। हम मांगते हैं उसे एनआईए से कि आप जब जांच पूरा कर ले तो हमको वापस करो, वो भी नहीं करते। अब आयोग के माध्यम से यदि जांच को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है? झीरम घाटी की घटना को लेकर सरकार ने पिछली सरकार ने मिश्रा आयोग का गठन किया, जिसमें जस्टिस मिश्रा ने लगातार मेहनत करके 8 साल में एक अपनी कंप्लीट रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। मगर राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल में न रखते हुए एक और आयोग गठन के लिए उन्होंने स्वीकृति दी और आयोग का गठन किया और आयोग ने अपना काम प्रारंभ भी कर दिया। इसको जब चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, तो माननीय न्यायालय ने इस सारी प्रक्रिया को स्थगित किया है, स्टे दिया है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ना कानून सम्मत है, ना विधि सम्मत है, ना किसी प्रकार के कानून का पालन हुआ है। तो आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। फिर लटकी झीरम की जांच, अब नए आयोग की वैधानिकता पर आई आंच। जी हां, एक बार फिर झीरम घाटी कांड की जांच अटक गई है। बीजेपी के सवालों पर कोर्ट ने स्टे दिया, पुराने आयोग की रिपोर्ट पर जवाब मांग लिया। कौन कर रहा है जांच को डिरेल? जनता समझ पाएगी क्या सियासी खेल? झीरम के सच के लिए कब तक इंतजार? क्या आयोग के गठन से बेनकाब होंगे गुनहगार? ये बड़े सवाल हैं और आयोगों पर कितना भरोसा किया जाए। अगर बीजेपी के बनाए आयोग पर कांग्रेस की सरकार को भरोसा नहीं, तो कांग्रेस के बनाए आयोग पर क्या बीजेपी भरोसा कर लेगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि छत्तीसगढ़ की जनता किसके आयोग पर भरोसा करे? आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को असल गुनहगारों के नाम पता कब चलेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और KR साहू जी, पूर्व अध्यक्ष राज्य विधिक परिषद, बहुत बहुत स्वागत है साहू जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। तो सबसे पहले मैं आता हूं KR साहू जी, आज आपसे तकनीकी तौर पर मैं ये जानना चाहूंगा, सर मुझे बताइए कि एक आयोग 8 साल काम करता है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, रिपोर्ट को सरकार तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन सरकार उसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखती। क्या यह सरकार का विशेष अधिकार है? और क्या एक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद दूसरा जांच आयोग बनाया जा सकता है? इसे लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है तकनीकी तौर पर? देखिए, जांच आयोग अधिनियम 1952 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो कोई घटना के संबंध में कोई जांच आयोग बनाई जाती है तो उसके जांच रिपोर्ट यदि प्राप्त हो चुके हैं, जांच पूरी हो चुकी है, तो उस धारा 3 उपधारा 4 के अनुसार प्राप्ति से 6 माह के भीतर आपको कार्यवाही प्रतिवेदन बना के विधानसभा के समक्ष रखी जानी चाहिए, और आपने रखा नहीं है। और एक आयोग की अभी भी अस्तित्व में है, क्योंकि धारा 5 कहता है कि उसका अस्तित्व तब तक बना रहेगा जब तक सरकार जो है उसको अधिसूचना के द्वारा जो है उसके समाप्ति की घोषणा ना कर दे गजट से। तो ऐसी स्थिति में आयोग की रिपोर्ट तो अभी स्थिर है, उस दूसरा आयोग का गठन नहीं किया जा सकता। जी, तो ये तो तकनीकी आधार होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा सुरेंद्र जी, ये तकनीकी चीजें देखिए, हमारे पास KR साहू जी जैसे तमाम ऐसे वरिष्ठ कानून को जानने वाले लोग बैठे हैं, तो सरकार इनसे बातचीत क्यों नहीं कर लेती कोई काम करने से पहले? अब एक की अधिसूचना आपने उस आयोग के अस्तित्व को काम खत्म होने की आपने जारी नहीं की, और नए आयोग आपने बना दिया, तो कोर्ट में वो चैलेंज हो गया और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे इस इतने गंभीर मामले पर क्या इतनी लापरवाही से काम हो गया क्या, जिसकी वजह से स्टे मिल गया है? नहीं अभिलाष जी, दरअसल मैं विधि सम्मत पर ढंग से, और आप ये मत समझिए, हाई कोर्ट ने किया है 4 जुलाई तक के समय के लिए आयोग को कार्रवाई से रोका गया है। और वो एक तरह से उसको परमानेंट रोकने वाली बात कभी नहीं है जी। अब मगर बात ये है, एक बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इसके तकनीकी बातों में जाएं, इसकी कानूनी बातों में जाएं, या इस बातों में जाएं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की ने एक लीक होया है, इतना ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा है। उस परिस्थिति में क्या हमको इस बात को जानने का हक नहीं है? क्या हम पूरी बात का खुलासा करने के अधिकारी नहीं है? क्या ऐसी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए जिससे कि हर बात का खुलासा हो सके? और ऐसी परिस्थिति में बार बार कभी इस तरह से, कभी बार बार इसमें व्यवधान क्यों उत्पन्न करना चाहती है? वो क्यों किस बात को छुपाना चाहती है, किस बात को रोकना चाहती है? ये दरअसल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिलाष जी, जब ये घटना घटी 25 मई 2013 को, तो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने NIA जांच की घोषणा की। जब उसकी NIA की जांच चल रही थी, इसी बीच में सरकार में परिवर्तन हो गया, और केंद्र की सरकार ने NIA की रिपोर्ट को दफ्तर दाखिल कर दिया। जब छत्तीसगढ़ में दूसरी सरकार बनी, इस बीच में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने भी CBI जांच की घोषणा की, मगर उस CBI की जांच को भी केंद्र की सरकार ने स्वीकार नहीं किया। और जब हमने SIT की गठन किया, NIA से जब डायरी मांगी गई तो डायरी देने से इनकार कर दिया गया। एक आयोग था जस्टिस प्रसाद मिश्रा आयोग का, तो उस आयोग में जितनी विस्तारित जांच की हमारी इच्छा थी, जिस तरह की जांच, जिन तथ्यों की जांच हम चाहते थे, उन तथ्यों को शामिल ही नहीं किया गया था। इसलिए उस आयोग को विस्तारित करते हुए 2 जस्टिसों को शामिल करते हुए उसमें तमाम 9 बिंदु और जोड़े गए। इन बिंदुओं पर और जांच होनी चाहिए, ताकि अब देर तो हो ही चुकी है, तो कम से कम पूरी बात का खुलासा जनता के सामने हो सके। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों है? ये न्यायालय में जाके यहाँ जाकर के बार बार इस जांच की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हमारा आरोप ये है कि आप ऐसा क्या है जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी का ऑडियो जरा ठीक कर लेंगे, तब तक मैं आता हूँ नरेश जी के पास। नरेश जी, पहले तो देखिए, सुरेंद्र जी जो सवाल उठा रहे हैं
कि जब सीबीआई जांच की बात करते हैं तो केंद्र मना कर देता है, जब एसआईटी की जांच की बात करते हैं तो एनआईए मना कर देती है, जब आयोग पर हम बनाते हैं तो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष जाकर के उस पर स्टे ले लेते हैं। तो अगर आप पाक साफ हैं तो फिर करने दीजिए ना, जांच होने दीजिए ना। आप एसआईटी से काम करने दे रहे हैं, ना सीबीआई को काम करने दे रहे हैं, ना नए जांच आयोग को काम करने दे रहे हैं। तो मंशा पर सवाल ये लोग जो उठा रहे हैं, इसे क्यों ना लाजमी माना जाए? देखिए, ये मंशा इनकी जो है राजनीतिक द्वेष के साथ काम कर रहे हैं। साहब, मैं और आप तो नहीं बोल रहे हैं ना, ये कोर्ट ने माना ना, कोर्ट ने माना। भूपेश बघेल जी और सुरेंद्र शर्मा जी कोर्ट से, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़े हैं तो सम्मान है इनका। भूपेश बघेल जी और सुरेंद्र शर्मा जी का सम्मान है, हाई कोर्ट से ज्यादा समझदार और ज्यादा बड़े हो गए हैं। आप सरकार, आप सोचिए किस लहजे पे बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं हमारे जांच की जो 8 बिंदु उनको शामिल नहीं किया गया। उन 8 बिंदुओं को लेकर अक्टूबर 2021 में भूपेश बघेल की सरकार हाई कोर्ट गई थी, जिसपे डीबी ने कहा वो जो जांच की है वो सही है, और ये बोलते हैं उसको शामिल नहीं किया गया। मजाक बना रखा है इन्होंने, झूठ और फरेब का धंधा बना रखा है यहाँ पे आके। आज एक चैनल में और दोपहर शाम को ये बोला जा रहा था कि हमारे 8 बिंदु जो दिए थे उसको जांच में शामिल नहीं किया गया। उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए साहब, यहाँ हाई कोर्ट में टर्न डाउन हो गया कि उन्होंने जो जांच किया वो उन्होंने ठीक किया है जांच। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मुझे बताइए, ये क्या जांच आयोग एक नियम कानून कायदा बना हुआ है, उसके तहत होगा कि भूपेश बघेल और सुरेंद्र शर्मा जी की मर्जी से आयोग काम करेगा? नहीं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक आयोग बनाने का प्रोविजन दिया हुआ है, उसके तहत वो उन्होंने बनाया। द कमीशन फॉर इंक्वायरी ऑफ एक्ट जो है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है, उसके धारा 3-4 के अनुसार सारा काम किया गया। वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आप मुझे बताइए, आपको रिपोर्ट मिल गई थी ना, आपने रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं किया? देख, आपने एक वायलेशन, विधानसभा का अपमान किया, इस एक्ट का अपमान किया, भारत के संविधान को अपमानित किया, और क्या बोलते हैं, हम बाधित कर रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति को छुपाना चाहते हैं जो कल्पित था। आपके पास 3 साल तक, भूपेश जी 2.5 साल से 3 साल के बीच में आप सरकार में थे, आप मुख्यमंत्री बन चुके थे। जो आप बोले थे 3 घंटे में मेरा पॉकेट का साक्ष्य निकाल के दूंगा, 2.5 साल तक उस साक्ष्य को नहीं दे पाए। ठीक है। तो आप क्या करते हैं? आप अपराधियों को बचाने के आरोपी हैं। आपने आरोप किया, आपने अपराध किया है, साक्ष्य छुपाने का या झूठ बोलने का अपराध किया। नहीं, लेकिन एक बात बताइए नरेश जो रोज बोलते थे ना, मैं 3 घंटे में नरेश जी, मुझे एक चीज, लेकिन नरेश जी, साक्ष्य है। नरेश जी, ये तो बीजेपी और कांग्रेस की बात हो गई। नरेश जी, मुझे एक बात बताइए, आपको उनके आयोग पर भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल वेंडेटा निकाल लेंगे? और सीधे तौर पर अब मैं बोलता हूं, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं, कि कुछ लोगों के, बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम को इन्वॉल्व कर सकते हैं या ऐसा कुछ साजिश रच सकते हैं। ये बीजेपी का सोच है। कांग्रेस को लगता है कि इन्होंने जो जांच कराई है उसमें असल दोषियों को बचा लेंगे और बेवजह का एक नया कुछ गढ़ करके कहानी हमें दे देंगे। ये कांग्रेस की सोच है। अब मुझे बताइए, जब बीजेपी को कांग्रेस के आयोग पर भरोसा नहीं, कांग्रेस को बीजेपी के आयोग पर भरोसा नहीं, हम जैसे लोग, छत्तीसगढ़ की जनता किस पर भरोसा करे? और अब हमारी विश्वसनीयता किसके साथ होनी चाहिए सर, कि आखिर झीरम के असल गुनहगारों को कौन इंसाफ दिलाएगा? सर अभिलाष जी, सारे लोगों का भरोसा लेट डाउन एक्ट, नियम कानून कायदा, न्यायपालिका पे सबका भरोसा है कि नहीं है? कि न्यायपालिका से भूपेश पालिका ज्यादा बड़ी हो गई है? आप कल्पना करिए साहब, वो न्यायपालिका के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। आपको क्या विश्वास नहीं है? आपको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? साहब, आपके आने के बाद 2.5 साल वो काम किया है, उस आयोग ने 2.5 साल काम किया है ना। ठीक है। और वो विधि सम्मत तो काम करोगे कि अपनी मर्जी से काम कर लोगे? भूपेश बघेल जी सपना देखे और उन्होंने देख लिया। आप बताइए, आपके जो चालू, एक मिनट अभिलाष जी, जो चालू हालत में उस घटना के समय जिसको मोटरसाइकिल मिली थी और यहाँ कर आकर एक हॉस्पिटल में जो बयान दिए थे, उस बयान को लेकर लोगों ने जो दबाव बनाया था बाद में, उन लोगों को बचाने को लेकर, या जो बेनिफिशियरी थे इस घटना के बाद उस राजनीतिक दल में, उन लोग नहीं चाहते थे कि जांच आयोग, जस्टिस प्रशांत मिश्रा के जांच आयोग रिपोर्ट बाहर आए। ये तो पटल में लिखने का नियम बना है ना, जिस एक्ट के ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर, उसमें तो नियम बना। नरेश जी, गॉट योर पॉइंट। के आर साहू जी के पास आता हूं, उसके बाद जो करना है करते ना, ठीक है। तो आते। साहू जी, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा मामला चैलेंज हुआ है, ये केवल 4 जुलाई तक के लिए स्टे हुआ है,
क्योंकि राज्य सरकार बड़ी आश्वस्त है। लेकिन अगर कोई तकनीकी खामी रह गई है जैसे आपने कहा, तो क्या कोर्ट्स के पास जाकर सरकार बोल दे कि ठीक है, अगर ये पॉइंट छूट गया हमसे तो हम इसको अभी रेक्टिफाई कर देते हैं और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं, क्या उसके बाद दूसरा जो आयोग है उसके कामकाज को हरी झंडी मिल सकती है या आगे भी दिक्कतें हैं? इम्पॉसिबल है, नहीं मिल सकती साहब। कारण ये है कि एक बार आयोग का गठन हो गया, जांच रिपोर्ट आ गई और आज भी वो जांच आयोग जो है अस्तित्व में है। और चूंकि आपने जो रिपोर्ट आया है उसे विधिवत आप अपने विधानसभा में रखे नहीं है, आपने उसको क्या कहते हैं जग जाए मतलब रिपोर्ट के साथ रखा, सार्वजनिक नहीं किया, कि लोगों के सामने रखा नहीं, तो आपने ये कैसे मान लिया कि भैया हाँ सार्वजनिक नहीं किया आपने? ना वो मैं समझ गया साहू जी। मेरा सवाल यही है कि कोर्ट के इन नॉर्म्स को क्या अगर सार्वजनिक कर दिया जाए, विधानसभा पटल पर रख दिया जाए और उसके बाद अनसेटिस्फाइड होकर के क्या नए आयोग के गठन करने का अधिकार किसी राज्य सरकार के पास है? मेरा और सरल करता हूं अपने सवाल को, क्या किसी एक घटना की जांच के लिए कोई राज्य सरकार दूसरा आयोग बना सकती है? ऐसे कोई भी पीछे कोई पूर्व में हमने ऐसे कोई वो देखे हैं क्या, कभी ऐसा हुआ हो उदाहरण? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक बार जांच हो चुकी, किसी प्रक्रिया की पूरी जांच रिपोर्ट आ चुकी है। यदि बार बार आप यदि ऐसा करने लगेंगे तो फिर न्यायपालिका और संविधान में लोगों का विश्वास हट जाएगा। और चूंकि अस्तित्व में आज भी है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सरकार पहले 6 महीने के अंदर रखना था, रख के उसके बाद तकनीकी बात को रख के प्रतिवेदन रखना था, उसके बाद कोई कार्रवाई के लिए उनको जाना था। और आज भी उन्हें घोषणा नहीं किया है कि इसका हम समापन कर दिए हैं या समापन के प्रकाशन नहीं कराए हैं। ऐसी स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि जाते भी हैं तो गलत होगा और उन्हें कोई न्याय नहीं मिल पाएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए यह ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी झीरम घाटी को लेकर, लेकिन वैधानिक तौर पर कहीं चूक कर गए और कहीं ये चूक भारी तो नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि ये तो रूल ऑफ बुक कहती है, बुक ऑफ रूल जो साफ तौर पर कहता है कि आपको समापन का प्रकाशन कराना था, एक इस बड़े बिंदु का आपने पालन नहीं किया। और उससे भी बड़ा बिंदु यह कि आप पहले उसे सार्वजनिक करते, वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया? सर मुझे ये सवाल तो बहुत जायज है कि अगर रिपोर्ट आई है 8-9 साल के बाद तो उसे आपने पब्लिक के सामने या विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखा? सर देखिए अभिलाष जी, इसमें सार्वजनिक करने नहीं करने का प्रश्न है। अभिलाष जी एक सवाल और कर लीजिए उनसे, विधानसभा में तमाम जानकारी ये पूछ लीजिए, जो बोलते हैं कि हमारे 8 बिंदुओं को शामिल नहीं किया गया, तो किसको लेकर ये डीबी में गए थे? इसका निर्णय लिया होगा। मैं ना तो इसका विधि विशेषज्ञ हूँ, न मैं लॉ के संबंध में कोई बहुत ही अधिकारपूर्वक कह सकता हूँ, मगर मैं एक बात आपको कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग को जो जिम्मेदारी दी गई उसमें ये शामिल ही नहीं था कि षड्यंत्र था कि नहीं। और मैं चश्मदीद गवाह हूं अभिलाष जी, मैं उस घटना में शामिल था, मेरे पैर में गोली लगी थी, मैंने दंतेवाड़ा जाते समय पुलिस व्यवस्था को देखी थी, किस तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था थी। और जिस दिन की ये घटना है सुकमा जाते समय, उस समय की पुलिस की व्यवस्था को भी हमने देखी थी। तो ये तो जानने की आवश्यकता है ना कि पुलिस किसके नियंत्रण में है। पुलिस तो उस समय सरकार के नियंत्रण में थी। और जिस दिन की ये घटना घटी, इतना बड़ा काफिला जा रहा है, वहां का एसपी क्यों बाहर था? वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में ओपनिंग जो गाड़ी चलती वो क्यों नहीं चल रही थी? वहां पर सभी पुलियों में 8-8 जवान तैनात होते, वो जवान तैनात क्यों नहीं थे? ये सारे बिंदु प्रशांत मिश्रा आयोग के समक्ष नहीं रखे गए थे। उन प्रशांत मिश्रा आयोग को जो जांच करनी थी वो सिर्फ पुलिस के जो तैनाती थी इसके संबंध में थी। इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, किसी ने जानबूझ के मैनिपुलेट तो नहीं किया, किसी ने सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित तो नहीं की, ये विषय ही शामिल नहीं था। लेकिन सुरेंद्र जी अगर ये विषय नहीं थे तो 2.5 साल आपके राज में, कांग्रेस सरकार के राज में कार्यकाल काम करता रहा, तब आपने नहीं लेकर आपत्तियां नहीं दर्ज की? नहीं, दरअसल में जब तक उसकी फाइंडिंग्स ना आ जाए, जैसा कि अभी साहू जी ने बताया, ये उस आयोग की फाइंडिंग्स जब बिंदु ही नहीं है तो फाइंडिंग नहीं आएंगे। या तो आप जो फाइंडिंग आई है उससे अनसेटिस्फाइड है तो वो बताइए, और आप कह रहे हैं कि इस पर तो जांच हुई ही नहीं, तो जब बिंदु थे ही नहीं जांच के, तो अभिलाष जी जब हमने संपूर्ण एसआईटी का गठन कर दिया, सारे बिंदुओं की जांच की, उसके बाद हमको आयोग से बहुत कुछ लेना देना नहीं था। हमने तो स्पेशल टास्क फोर्स गठन किया था ना, मगर उसमें एनआईए ने हमको सपोर्ट नहीं किया, हमको डायरी उपलब्ध नहीं कराई,
हमको सीबीआई ने सपोर्ट नहीं किया, हमको डायरी उपलब्ध नहीं कराई। हमको किसी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, इसके तथ्यों तक जाने के लिए किसी तरह के कोई, अब आज मैं बता रहा हूं आपको, इस घटना के पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको मैं आपके टीवी के चैनल पे नहीं बोल सकता, मगर हम लोग जानते हैं सारी बात। इस बात को भारतीय जनता पार्टी बार बार इस जांच में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास क्यों कर रही है? ये मैं तकनीकी बात नहीं कर रहा हूँ, कानूनी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आपको क्या फायदा है, इसको क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? आप तथ्यों को सामने आने दीजिए ना, बात को खुलने दीजिए, लोगों को गवाही देने दीजिए, सबूत प्रस्तुत करने दीजिए, उसके बाद आपको जो भी कहना होगा आप कहिए। सुरेंद्र जी, एक सवाल देखिए, बार बार नरेश जी पूछ रहे हैं कि इन 8 बिंदुओं का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, उसको लेकर डबल बेंच ऑफ हाईकोर्ट के सामने आप गए थे, तो वहां से तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ा, उनका ये कहना है। तो फिर आप बार बार इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, जो कि कानूनी वैधानिकता की कसौटी पर ही खरी नहीं है? नहीं, वैधानिकता कानून और विधान क्यों होता है? अभिलाष जी, न्याय के लिए तो हम हर संभव प्रयास करेंगे, जिस न्यायालय में, जिस तरीके से, जिस आयोग में, जिस एसआईटी से, जहां से हमको न्याय मिल सके, जहां से हमको सत्य मिल सके, जहां से हमको तथ्य मिल सके, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास करती रहेगी। क्योंकि हमने अपने नेताओं को खोया है, हमने बलिदान दिया है, और इस बात के लिए हमारी जिम्मेदारी नरेश जी, मैं बीजेपी के पास आता हूं। बीजेपी बार बार बोलती है कि बहुत गलत इंटेंशन है कांग्रेस का। नरेश जी, मुझे बताइए, बीजेपी का इंटेंशन इतना अच्छा था तो इतने साल जांच रिपोर्ट के आने में लग क्यों गए? जब पहली बार आयोग का गठन किया गया था तो मुझे बताइए ना कितना वक्त उसको दिया गया था और कितनी बार एक्सटेंशन हुआ? क्यों नहीं जांच में तेजी लाई गई? क्यों नहीं उसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया था? सर अभिलाष जी, अभिलाष जी, आपको उसका भी जवाब दे रहा हूं। उसके पहले मैं आपको एक जवाब दे दूं। ये जो हमारे भाई साहब जो बार बार बोलते हैं ना कि ये प्रक्रियागत हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय तो मिल ही रहा है भाई। और इनको जांच रिपोर्ट पब्लिक को नहीं मालूम है। सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों को ये मालूम हो गया है कि उसमें क्या चीज शामिल किया गया और क्या चीज नहीं शामिल किया गया रिपोर्ट में। हास्यास्पद बात है, जो विधानसभा को नहीं मालूम है, जो फर्स्ट हैंड राइट्स है विधानसभा को, उनको नहीं मालूम। सुरेंद्र शर्मा, भूपेश बघेल जी और इनके अन्य पदाधिकारियों को मालूम है। ये कैसा मजाक कर रहे हैं इस प्रजातंत्र के साथ? ठीक है, अब आपकी बात पे आता हूं अभिलाष जी। हमने ये आशंका, यदि जो कार्यप्रणाली दिख रही है इस पार्टी की, इस सत्तारूढ़ दल की, वो स्पष्ट दिखता है साहब कितना इनको रिपोर्ट की जानकारी हो गई। आप बताइए, यदि इनको रिपोर्ट की जानकारी है तो विधानसभा के सदस्यों को क्यों जानकारी नहीं होनी चाहिए? यदि सुरेंद्र शर्मा जी उस रिपोर्ट में क्या चीज शामिल किया गया है, नहीं किया गया है, ये बोल सकते हैं और इनके अन्य पदाधिकारी बोल सकते हैं, फिर विधानसभा में रखने के लिए इनको ठीक है, वो मैं आपको पॉइंट ले लिया, मेरे पास वक्त कम है। नरेश जी, मुझे बताइए कि आप लोग जब आप लोग इतने न्यायप्रियता की बात करते हैं तो झीरम के पीड़ितों को अगर इंसाफ नहीं मिला है तो कांग्रेस को तो 2, 2.5, 3 साल हुए ना, बाकी के साल के लिए जिम्मेदार तो फिर बीजेपी की सरकार है। सर आपको बता देता हूं, आप उस पूरी प्रक्रिया पे चलिए। हाँ अभिलाष जी, वो सिटिंग जज थे, सिटिंग जज के साथ काम करने का लिमिटेशन कैसा होता है, वो कितने दिन बैठते थे और लोग कितने बार एडजॉर्नमेंट लेते थे। सर, मुझे पता है सरकार की प्रायोरिटी के मुद्दे कितने जल्दी तय होते हैं और कितने जल्दी चल जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोर्ट में प्रायोरिटीज पर मामले नहीं निपटते हैं। जांच आयोग जी, उस पे मैं किसी पार्ट में मैं भी एक गवाह था, मैं भी गया हूं और मैं जाके 3 बार वापिस आया हूं। ठीक है, मुझे 3 बार सुना नहीं गया। बिल्कुल, यही तो मेरा सवाल था। साहू जी, लास्ट 20 सेकंड में बताइए, क्या आपको जिस तरह से पहला जांच आयोग ने काम किया, आप क्योंकि देखिए आप छत्तीसगढ़ के एक नागरिक हैं और एक देश के नागरिक होने के नाते इतने बड़े षड्यंत्र को लेकर के लोगों को उत्सुकता भी रहती है और हक भी है उनको जानने का कि कौन दोषी है। क्या आपको लगता है इतने वक्त लगने चाहिए इस तरह की गंभीर जांचों में आने के लिए, रिपोर्ट सामने की कौन दोषी है और किसकी वजह से हादसा हुआ? चालू मोटरसाइकिल जिसको मिली थी ना, एक मिनट नरेश जी, के आर साहू जी से सवाल है मेरा। नरेश जी आप एक मिनट, के आर साहू जी से सवाल लेता हूं। साहू जी बताइए प्लीज। साहू जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आवाज नहीं आ रही। साहू जी, मैं जानना चाहता हूं, क्या पहले आयोग, जांच आयोग का, जस्टिस प्रशांत मिश्रा के आयोग का कार्यकाल, आपको लगता है इतना वक्त लगना ठीक है या ये ज्यादा वक्त हो गया? देखिए सर, जांच की प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें हैं, गवाह हैं, दस्तावेजें पेश करना रहता है, तो उसके
समय समय पे उसके कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये आयोग की तरफ से देरी हुई है। ये आयोग की तरफ से देरी नहीं हुई, लेकिन संसाधन और बाकी चीजों का आयोग से बात करके एक बार बैठ करके कि सर आपको कुछ और मदद चाहिए हमसे, वो ले लीजिए, कुछ और स्टाफ दे देते हैं, पर इसे जल्दी कीजिए, ये राज्य सरकारें चाहती तो कर सकती थी। सियासत ही सियासत चलती रहेगी। असली गुनहगारों के चेहरे से नकाब कब हटेगा, सबसे बड़ा सवाल है। और यह ध्यान रखिए कि भले ही आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता समझ ना पाए कि खेला कौन कर रहा है झीरम घाटी जांच के साथ, लेकिन जब वक्त आएगा तो जनता ये हिसाब कर देगी कि छत्तीसगढ़ के गुनहगारों को छुपाने की कोशिश और साजिश करने वाले लोगों को किस अंजाम पर पहुंचना चाहिए। यह मामला खूनी साजिश का है, इस पर न्याय होना जरूरी है। सिर्फ सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में। बहुत माफी के साथ कहता हूं कि चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की, नतीजा नहीं निकल रहा, कवायद चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका करूंगा, साहू जी, सुरेंद्र जी और नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया, नमस्कार।